Yes, very good morning और गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट्स। हाँ बच्चों, जैसे कि आपकी दो बुक्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो फर्स्ट चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ये इकोनॉमिक्स को प्रोफेसर रेगनर फ्रिश, उन्होंने इकोनॉमिक्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो जिसमें हम स्मॉल यूनिट्स की स्टडी करते हैं एंड मैक्रो जिसमें हम लार्ज यूनिट की स्टडी करते हैं। ये सारा आपको डिटेल में बताऊंगी। तो फर्स्ट चैप्टर जैसा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो आज मैं वहां आपके लिए वहां से स्टार्ट कर रही हूँ। तो जैसे जैसे मैं आपको समझा रही हूँ आप समझ लीजिए, फिर आप इससे चाहें तो साथ साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो देखो, स्टार्टिंग इसी से है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। अब बच्चों को पहले, हालांकि प्लस वन में आप पढ़ चुके हो, बट चलो फिर भी एक बार रिपीट कर देती हूँ। कई बार बच्चे सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, नया होता है उनके लिए। तो इकोनॉमिक्स क्या होती है? तो देखिए, इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज। नॉलेज मीन्स ज्ञान, कुछ भी सीखना। ब्रांच मतलब उसकी शाखा। इन विच दोज एक्टिविटीज ऑफ मैन आर स्टडीज, जिसमें मनुष्यों की उन एक्टिविटीज की स्टडी की जाती है विच दे अंडरटेक, जो कि वो करते हैं, टू फुलफिल पूरा करने के लिए, और सेटिस्फाई संतुष्ट करने के लिए, देयर वांट्स अपनी आवश्यकताओं को, विद लिमिटेड मीन्स। मीन्स मतलब साधन, क्योंकि हमारे पास साधन बहुत थोड़े होते हैं। तो अब देखो, जैसे कि आपको पता है हमारे पास चीजें कम होती हैं, हमारी वांट्स अनलिमिटेड होती हैं, तो हम उन्हें कैसा पूरा करें, इकोनॉमिक्स हमें ये चीज सिखाती है। आगे देखिए, जो इकोनॉमिक्स वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है? ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ये पेपर में आपको एमसीक्यूज में बहुत बार आ जाता है कि ये वर्ड कहाँ से लिया गया है। तो ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ओइकॉस। ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। इसका मतलब होता है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मतलब घर का, घर के लोग, मतलब मम्मा पापा, जो भी इंडिविजुअल लोग हैं। एंड नेमिन, ओइकास और नेमिन को जोड़ के वर्ड बना इकोनॉमिक्स। नेमिन का मतलब होता है मैनेजमेंट। इसका मतलब कि हम कैसे घर में मैनेजमेंट करते हैं। मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। मीन्स कि आपके मदर फादर, घर के बड़े लोग घर में कैसे मैनेज करते हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब यही है। ईच हाउस होल्ड मतलब हर व्यक्ति, लाइक्स टू सो यूज इट्स मनी और वेल्थ। वो अपनी मनी या अपनी वेल्थ, मतलब पापा लोग मनी से और मम्मा लोग जो घर में सामान उनको अवेलेबल है उनके लिए वो वेल्थ है। इन सच अ वे, वो उसे कैसे यूज करते हैं, दैट ही और शी, कि चाहे वो मम्मा या पापा हैं, सेटिस्फाई हिज और हर, वो कैसे संतुष्ट करें अपनी जरूरतों को, इन अ गुड मैनर, एक अच्छे तरीके से। जैसे कि देखो, आपके पापा के पास पैसे हैं तो वो मैनेज करेंगे कि मैंने इस पैसे को कैसे खर्च करना है। मैंने इससे टीवी परचेज करना है, मैंने मोटरसाइकिल लेना है, मैंने बच्चों को बुक्स दिलानी है या उनकी फीस सबमिट करनी है। और मम्मा घर में किचन में, आप देखो डेली एग्जांपल्स है, मान लो हमारे पास 2 kg दूध है, तो मम्मा देखेगी कि इस दूध से कर्ड बनाई जाए, इस दूध से बच्चे को दिया जाए, बूढ़ों को दिया जाए, या फालतू है तो आइसक्रीम या आपके लिए खीर बना दी जाए। तो यही चीजें हमें मैनेज करना इकोनॉमिक्स सिखाती है। अब ऐसी आती हैं डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो टाइम टू टाइम कई इकोनॉमिस्ट आए, डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कई अलग अलग डेफिनेशंस दी। तो मैं आपको रोज की एक दो डेफिनेशंस ऐसे कराऊंगी। तो फर्स्ट डेफिनेशन जो दी वो थी वेल्थ डेफिनेशन। वेल्थ का मतलब होता है धन से संबंधित डेफिनेशन। ये दी थी डेफिनेशन एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ को हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। ये बहुत बार ये छोटे छोटे क्वेश्चन वन वन मार्क्स में आपको पेपर में पूछे जाते हैं कि वेल्थ डेफिनेशन किसने दी, एडम स्मिथ ने दी, या एडम स्मिथ की दी हुई डेफिनेशन का नाम बताइए। वेल्थ डेफिनेशन। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। उनकी बुक का नेम क्या है? उनकी बुक का नेम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर। नेचर मतलब हमारी प्रकृति, इंक्वायरी मतलब खोज करना, एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन मतलब राष्ट्र देश के धन से संबंधी कारण। ये उनकी बुक का नेम था जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक्स को सबसे पहले डिफाइन किया। ये बुक पब्लिश हुई थी 1776 में। ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है।
अब उन्होंने इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया? जो उनकी बुक का नाम था बच्चों, वही उनकी डेफिनेशन थी। इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, कि ये प्रकृति की खोज है, एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, और राष्ट्रों के धन का कारण भी है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, मतलब अगर हम ये डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है? व्हाट इज वेल्थ? धन क्या होता है? हाउ वेल्थ कैन बी इंक्रीज्ड? हम इस धन को कैसे बढ़ा सकते हैं? एंड ऑन व्हाट फैक्टर्स डिपेंड द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट? की बचत और निवेश किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? अब यहाँ पे वेल्थ का मतलब क्या है? ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल गुड्स, मतलब सारी तरह की भौतिक चीजें हमारी क्या होती हैं? वेल्थ है। सिर्फ पैसा ही नहीं है, सारी चीजें वेल्थ के अंदर आती हैं। अब फिर आगे इकोनॉमिस्ट आए तो उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया, उन्होंने इसकी आलोचना की, इसमें बुराइयां निकाली। उन्होंने क्या बोला? कि डज नॉट कंसीडर वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि ये मनुष्य के कल्याण की बात तो करते ही नहीं। वेलफेयर होता है कल्याण, ह्यूमन बीइंग होता है मनुष्य। राइटर लाइक कई इकोनॉमिस्ट ऐसे जैसे कि रस्किन है या मॉरिस है, उन्होंने तो क्या कहा कि इकोनॉमिक्स एक डिसमल साइंस है। डिसमल होता है बेकार, बेकार साइंस है। या कईयों ने कहा इट इज द साइंस ऑफ ब्रेड एंड बटर, ये तो डबल रोटी और मक्खन जैसी इन्होंने साइंस है। इन्होंने ऐसे इकोनॉमिक्स को एक नया सब्जेक्ट बना दिया। तो ये आप सेकंड डेफिनेशन आती है, मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन। मटेरियल को बोलते हैं भौतिक, वेलफेयर होता है कल्याण। डेफिनेशन परिभाषा ये दी थी, मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन ये दी थी डॉक्टर मार्शल ने 1890 के अंदर। और उनकी बुक जिसमें उन्होंने इसे एक्सप्लेन किया था वो थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये पेपर में एमसीक्यूज में बहुत बार आता है कि डॉक्टर मार्शल की कौन सी है डेफिनेशन, उसका नाम बताओ, तो मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन है। मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन कब दी गई? 1890 में दी गई। किसने दी? डॉक्टर मार्शल ने दी। उनकी बुक का नाम क्या था? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के सिद्धांत था उनकी बुक का नाम। अब उन्होंने अपनी इकोनॉमिक्स को उन्होंने अपनी बुक में कैसे डिफाइन किया? आपको पेपर में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि गिव डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय मार्शल। मार्शल की डेफिनेशन बताओ। तो आपने इसको एज इट इज लर्न करना है, मैं आपको इसको समझा देती हूँ। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन काइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ऑर्डिनरी बिजनेस होता है जो हम रोज जिंदगी में काम करते हैं, अपनी एक्टिविटीज करते हैं। ये आगे आएगा, मैं एक्सप्लेन भी करूंगी आपको। मतलब ये मनुष्य के जो रोजमर्रा के जो काम है, ये उनकी स्टडी करता है। इट एग्जामिन्स, ये क्या पढ़ता है, बताता है हमें दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल, कि जो एक व्यक्ति या सोशल एक्शन या पूरे समाज में जो काम किया जा रहा है, विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड, जो कि बिल्कुल पास से जुड़ा हुआ है विद द अटेनमेंट। अटेनमेंट होता है किसी चीज को प्राप्त करना। एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्वायसिटीज, रिक्वायसिटीज होता है हमारी जरूरतें, जो भौतिक जरूरतें हैं, ऑफ वेल बींग, कल्याण की। मतलब हमारी जो कल्याण के लिए भौतिक जरूरतें हैं उनको प्रयोग करना, उनको प्राप्त करना, जो उससे जुड़ा हुआ है, चाहे वो इंडिविजुअल है चाहे समाज में कोई भी है, तो उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। बच्चे मैं साथ साथ हिंदी में आपको मीनिंग बता रही हूँ, आप जहाँ लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसको आपने एज इट इज लर्न करना है। अब इसी डेफिनेशन को इजी करने के लिए बता रही हूँ कि इसके बारे में आगे क्या बताया गया, इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। देखो, इट मीन्स, इसका मतलब है दैट इकोनॉमिक स्टडीज की, इकोनॉमिक्स क्या पढ़ाता है या पढ़ता है, दोज एक्टिविटीज ऑफ अ सोशल मैन, एक सामाजिक मनुष्य, मतलब जो समाज में रहता है, उसकी उन क्रियाओं के बारे में विच आर कंसर्न्ड विद, जो कि किससे जुड़ी हुई हैं, विद द अटेनमेंट, मतलब प्राप्त करने से, एंड यूज ऑफ दोज मटेरियल गुड्स, या वो भौतिक वस्तुओं के प्रयोग से, विच इंक्रीज वेलफेयर, जिससे कि हमारा कल्याण बढ़ता है। वेलफेयर होता है कल्याण बढ़ता है। इकोनॉमिक्स डज नॉट स्टडी, ये क्या चीजों को नहीं पढ़ता है? नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज। अब देखो, गुड्स दो तरह के होते हैं, एक मटेरियल जिन्हें हम देख सकते हैं छू सकते हैं, नॉन मटेरियल जिन्हें हम देख नहीं सकते छू नहीं सकते। जैसे कि हमारी सारी सेवाएं, जैसे मेरा आपको पढ़ाना, आप इसको छू नहीं सकते, आप फील कर सकते हो, ये कोई चीज नहीं है जिसे आप छू लो। तो ये सब सर्विसेज होती हैं। तो मार्शल ने क्या बोला कि इकोनॉमिक्स सिर्फ सोसाइटी में रहने वाले लोगों की एक्टिविटीज के बारे में पढ़ता है,
जो इकोनॉमिक्स है वो वेलफेयर तो देखता है, लेकिन सिर्फ मटेरियल गुड्स से मिलने वाले भौतिक चीजों, सर्विसेज को उन्होंने इग्नोर ही कर दिया। तो अब यहाँ पे मैंने कुछ छोटी छोटी मीनिंग थे ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ क्या होता है, आप ऊपर देखो डेफिनेशन में आया हुआ है ना, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ क्या होता है? इट मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इसका मतलब जितनी भी हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं डेली डन बाय मैन, जो कि मनुष्य करते हैं, वो सारी हमारी ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ है। इसके बाद देखो, अब बात आती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है। अभी मैं बारी बारी बोल रही हूँ आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? दीज आर दोज एक्टिविटीज, ये वो क्रियाएं होती हैं विच आर कंसर्न्ड विद, जो कि किससे जुड़ी हुई हैं? द गेनिंग, गेनिंग मतलब फायदा उठाना, लाभ लेना, प्रॉफिट लेना, एंड यूजिंग ऑफ वेल्थ मतलब अपने धन को प्रयोग करने पर। तो ये हमारी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो हम रोज एक्टिविटीज अपनी डेली लाइफ में करते हैं। अब आता है क्रिटिसिज्म, जैसे एडम स्मिथ का पढ़ा था। अब इसे भी क्रिटिसाइज किया गया। जब 1890 में इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी तो इसको क्रिटिसाइज किया लॉर्ड रॉबिन्स ने, क्योंकि नेक्स्ट डेफिनेशन हम रॉबिन्स की ही पढ़ेंगे। तो अब लॉर्ड रॉबिन्स को भी क्रिटिसाइज किया गया। तो देखो उन्होंने क्या बोला, लॉर्ड रॉबिन्स क्रिटिसाइज दिस डेफिनेशन, उन्होंने इस डेफिनेशन की आलोचना की, गलतियां निकाली। उन्होंने क्या कहा, इकोनॉमिक स्टडीज द एक्टिविटीज ऑफ ऑल ह्यूमन बींग। वो कहते हैं हम इकोनॉमिक्स में ये क्यों लेके सिर्फ सोसाइटी में रहने वाले लोगों की एक्टिविटीज को पढ़ना है। इकोनॉमिक्स तो सारे मनुष्य, ह्यूमन बींग होता है मनुष्य, सब मनुष्य की एक्टिविटीज को पढ़ता है, चाहे वो सोसाइटी में रहते हैं, चाहे वो बाहर रहते हैं, मतलब चाहे वो अकेले में, जैसे साधु लोग वो एकांत रहते हैं, तो उनकी एक्टिविटीज भी इकोनॉमिक्स पढ़ती है। अब आता है इकोनॉमिक स्टडीज ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इसमें वो सारी क्रियाएं आती हैं वेदर दे आर रिलेटेड टू मटेरियल, चाहे वो भौतिक चीजों से संबंधित हो, चाहे वो नॉन मटेरियल अभौतिक चीजों से संबंधित हो। अब मार्शल ने तो कह दिया ना कि सिर्फ भौतिक चीजों से होने वाले कल्याण को देखो, रॉबिन्स बोलते नहीं, हम इसमें सर्विसेज को भी लेंगे, चाहे वो हमें नहीं दिखाती हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब आप पढ़ रहे हो, है तो ये एक्टिविटी ना, चाहे वो नजर आ रही है या नहीं आ रही, दिख रही है या नहीं दिख रही, तो दोनों आती है। थर्ड क्या क्रिटिसाइज किया, इकोनॉमिक स्टडीज ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इसमें सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लिया जाता है वेदर दे इंक्रीज वेलफेयर और नॉट, चाहे वो कल्याण को बढ़ाएं चाहे ना बढ़ाएं। अब जो मार्शल की डेफिनेशन है उसका नाम ही मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन है, देखो कि भौतिक चीजों से कल्याण प्राप्त होना। तो रॉबिन्स कहते हैं अरे सारी एक्टिविटीज पढ़ो ना, चाहे कल्याण हो चाहे ना हो। अब देखा जाए तो हम कहेंगे कि बॉम्ब का प्रोडक्शन हो रहा है ना, परमाणु बम बन रहे हैं। अब देखा जाए वैसे तो वो हानिकारक है, लेकिन एक्टिविटी तो हो रही है ना, लेकिन वो कल को हमें डिफेंस भी तो देगा। तो हर चीज हमें देखनी पड़ेगी कि हाँ, चाहे वो वेलफेयर दे रही है चाहे वो नहीं दे रही है, तो वो एक एक्टिविटीज। तो बेटा ये थी मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन गिवन बाय मार्शल। जैसे कि मैंने पहले आपको दो डेफिनेशंस करवाई थी। फर्स्ट करवाई थी वेल्थ डेफिनेशन गिवन बाय स्मिथ, सेकंड मैंने आपको करवाई मटेरियल डेफिनेशन जो कि मार्शल ने दी। अब जो करवा रही हूँ वो है स्केर्सिटी डेफिनेशन। स्केर्सिटी का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको दुर्लभता, मतलब दुर्लभ मतलब किसी चीज़ का मुश्किल से मिलना, मतलब जब चीज़ों की कमी हो जाए ना तो उसे हम बोलते हैं स्केर्सिटी। तो देखो ये डेफिनेशन दी थी प्रोफेसर रॉबिन्स ने। रॉबिन्स, लॉर्ड रॉबिन्स थे, ये थर्ड डेफिनेशन उन्होंने दी थी इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने के लिए 1932 में। और इनकी जो बुक थी उस बुक का नाम था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ये उनकी बुक का नेम है जो आपको लर्न करना है, ये एमसीक्यूज में आता है आपको। अब इस डेफिनेशन में उन्होंने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस, कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है, ऐसा विज्ञान है दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, जो कि मनुष्य के बिहेवियर की स्टडी करता है, मनुष्य के व्यवहार की स्टडी करता है एज अ रिलेशनशिप, किस संबंध को, बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स। स्केर्स का मतलब होता है लिमिटेड, मतलब सीमित, एंड होता है हमारे उद्देश्य, विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, मतलब वो ये स्टडीज करता है कि हमारे पास साधन, मीन्स होता है साधन, हमारे पास रिसोर्सेज वो तो थोड़े हैं और हमने अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है, तो इन दोनों के बीच में वो रिलेशन को बताता है। और ऐसे साधन जिनके कि यूजेस बहुत सारे हैं, अल्टरनेटिव होता है बहुत सारे यूजेस होना,
जैसे दूध है तो दूध के अल्टरनेटिव यूजेस क्या हैं? हम उससे चाय बनाएंगे, दही बनाएंगे, रसगुल्ले बनाएंगे, पनीर बनाएंगे, दही बनाएंगे, ये उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। मेरे पास 100 रुपये हैं तो मैं उससे कितनी चीज़ें क्या क्या ले सकती हूँ, ये उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो लॉर्ड रॉबिन्स ने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स स्टडीज़ की इकोनॉमिक्स क्या पढ़ाती है? दोज एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य की उन क्रियाओं को विच दे डू, जो कि वो करते हैं, टू गेट लिमिटेड मीन्स, अपने सीमित साधनों से, सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स, हमारी आवश्यकताएं तो असीमित हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए करते हैं। अब इससे क्या 3 बातें निकली कि वी हैव अनलिमिटेड वांट्स, कि हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं, एक आवश्यकता ख़त्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है। वी हैव लिमिटेड मीन्स, लेकिन साधन बहुत थोड़े से हैं हमारे पास, साधन इतने कम हैं कि हम उन आवश्यकताओं को पूरा करके संतुष्ट होना चाहते हैं। लिमिटेड मीन्स दैट हैव अल्टरनेटिव यूजेस, और साधन भी ऐसे हैं कि उनके प्रयोग भी बहुत सारे हैं, अल्टरनेटिव इतने सारे हैं, हमें चूज़ करना पड़ता है कि कैसे हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करें। मान लो मेरे पास 1 कप दूध है किलो दूध की बजाय, तो मैं सोचूंगी कि पहले बड़ों को दें, बच्चों को दें, या दही जमाएं। तो मुझे चॉइस करनी है, क्यों? क्योंकि दूध के यूजेस बहुत सारे हैं। तो ये थी स्कैरसिटी डेफिनेशन। फिर इसे भी क्रिटिसाइज़ किया गया। कैसे क्रिटिसाइज़ किया गया? बस यही बताकर कि इसमें मनुष्य के वेलफेयर, कल्याण के बारे में तो डिस्कस ही नहीं किया गया, और बड़ी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है ये। इजी टू प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के 2 मेन कंपोनेंट्स हैं। मतलब इकोनॉमिक्स को प्रोफेसर रेगनर फ्रिश ने 1933 में 2 पार्ट्स में बांटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो हम बुक पढ़ रहे हैं पहले, वो हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इस पूरी बुक में हम क्या पढ़ेंगे? माइक्रो, सबसे पहले जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है माइक्रो, MIKRO, वहाँ से लिया गया है, जिसका मतलब है स्मॉल, मतलब छोटा। इन दिस, इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट, ऑफ एन इकोनॉमिक यूनिट, मतलब एक इकोनॉमिक इकाई की हम सारी आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि डिमांड फॉर सॉल्ट, नमक की डिमांड करना, बाय एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के द्वारा। जैसे कि एक कंज्यूमर के बारे में पढ़ेंगे, एक फर्म के बारे में पढ़ेंगे, एक इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, या कोई ख़ास कमोडिटी है उसकी प्राइस के बारे में पढ़ेंगे। और हम इसमें क्या पढ़ते हैं? वी स्टडी ऑल्सो एक्टिविटी ऑफ अ ग्रुप, हम ग्रुप की भी एक्टिविटीज़ पढ़ते हैं, लेकिन हम उनको नेशनल लेवल पर नहीं पढ़ते, हम उनको छोटे लेवल पर पढ़ते हैं। इसे हम थ्योरी ऑफ प्राइस भी बोलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम थ्योरी ऑफ प्राइस भी है। और एक इसमें सेंट्रल इशू क्या होता है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, मेन मुद्दा क्या होता है? साधनों को बांटना, एलोकेशन होता है बांटना, रिसोर्सेज को बांटना, इसका मेन इशू। अब आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। जो मैक्रो है, ये वर्ड लिया है, ये भी ग्रीक लैंग्वेज से लिया है, MAKROS, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब होता है लार्ज। जैसे माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, इसका होता है लार्ज। इसमें हम वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ते हैं जो पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड होती है। इकोनॉमी एज अ होल का मतलब पूरी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, प्राइस लेवल, कीमत, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, साधनों को बढ़ाना, एंड यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन होता है प्रयोग करना, उन्हें कैसे प्रयोग करें, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन इशू होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसे हम आय और रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये डिफरेंस आप अच्छे से इसको समझिए और याद कीजिए। अब आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप, मतलब कहाँ कहाँ ये यूज़ होती है, इसमें हम क्या क्या, या हम इसे कहेंगे सब्जेक्ट मैटर, मतलब जो आगे आने वाले चैप्टर्स हैं हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखो, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज़ ये क्या क्या पढ़ती है? थ्योरी ऑफ डिमांड, मतलब मांग का सिद्धांत, इसमें हम पढ़ेंगे। इट स्टडीज़ थ्योरी ऑफ डिमांड, ये मांग के सिद्धांत को पढ़ती है। इट स्टडीज़, ये पढ़ती है हाउ अ कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूट हिज गिवन इनकम, कि एक उपभोक्ता कैसे अपनी इनकम को बांटता है ऑन डिफरेंट गुड्स, अलग अलग वस्तुओं पर, एट गिवन प्राइस, जब हमें कीमत दी गई हो। तो ये पूरा चैप्टर आएगा 3rd 4th, उसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का सिद्धांत।
इट ऑल्सो स्टडीज़, ये पढ़ता है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के सिद्धांत के बारे में। इट ऑल्सो स्टडीज़, ये और क्या पढ़ेगा इसमें, प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन का फंक्शन क्या होता है, एंड लॉज ऑफ प्रोडक्शन, उसके नियम क्या हैं। ये आपका 5th-6th चैप्टर आएगा। फिर आता है थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, कीमत निर्धारण का सिद्धांत, मतलब बाजार में वस्तुओं की कीमत कैसे फिक्स की जाती है, हम इसमें भी पढ़ते हैं। इट ऑल्सो स्टडीज़, ये क्या पढ़ता है, थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, की कीमत कैसे फिक्स होती है। इट ऑल्सो स्टडीज़, ये भी पढ़ता है द कंडीशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन मार्केट, की बाजार में मांग और पूर्ति की क्या कंडीशंस हैं। फिर आता है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर होता है हमारे साधन, उनकी कीमतें, साधन कीमत का सिद्धांत। द इनकम अर्न्ड, जो आय कमाई जाती है, बाय द सेल ऑफ गुड्स, चीज़ों को बेचकर, इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, वो किस में बांटी जाती है, अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधनों के बीच में, इन फॉर्म ऑफ, किस तरह से, रेंट, जैसे कि रेंट देकर, ब्याज देकर, वेजेस देकर या प्रॉफिट देकर। सो इट ऑल्सो स्टडीज़ थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, इसीलिए ये साधन कीमत का सिद्धांत की अध्ययन भी करता है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, की माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं। तो देखो, ये आपको 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है या MCQs भी आते हैं इस पर। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट है ऑपरेशन ऑफ एन इकोनॉमी, ऑपरेशन होता है चलना, इससे हमें पता चलता है कोई भी इकोनॉमी कैसे काम कर रही है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है थ्रोज लाइट, वो प्रकाश डालती है ऑन द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था के कार्य पर, फंक्शन पर। इट टेल्स, ये हमें बताती है कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था के जो अंग हैं, जैसे कि कंज्यूमर हैं, फर्म्स हैं, ये फंक्शनिंग एफिशिएंटली और नॉट, ये सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। सेकंड आता है प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन होता है पूर्वानुमान, पहले से अनुमान लगाना। थ्योरीज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिद्धांत हैं, मे बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, वो पूर्व अनुमान के सिद्धांत आधार पर भी बना सकते हैं कि हम पहले से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बट दीज प्रेडिक्शंस आर बेस्ड ऑन सर्टन कंडीशन, लेकिन ये जो पहले से अनुमान लगाए जाते हैं, ये कुछ ना कुछ शर्तों पर निर्भर करते हैं। फिर आता है इकोनॉमिक पॉलिसीज़, आर्थिक नीतियाँ। इट हेल्प इन द फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़, ये सरकार को आर्थिक नीतियाँ बनाने में भी हेल्प करती है। प्राइस पॉलिसी इज़ अ टूल, जैसे कि कीमत नीति एक औजार है, दैट हेल्प इन दिस टास्क, जो कि इसमें मदद करता है। फिर आता है इकोनॉमिक वेलफेयर, आर्थिक कल्याण। नॉलेज रिगार्डिंग इकोनॉमिक वेलफेयर, आर्थिक कल्याण से संबंधित ज्ञान होना, कैन बी ऑब्टेन्ड, प्राप्त किया जा सकता है थ्रू द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करके। इट ऑल्सो गिव सजेशन, ये हमें सुझाव भी देती है हाउ इकोनॉमिक वेलफेयर कैन बी अचीव्ड, कि आर्थिक कल्याण को कैसे प्राप्त किया जाता है। फिर आता है मैनेजीरियल डिसीजन, प्रबंध के निर्णय लेना। बिजनेस फर्म्स वाइल टेकिंग मैनेजीरियल डिसीजन, जब भी बड़ी बड़ी फर्में कोई भी प्रबंध की या निर्णय लेती हैं, दे मेक यूज़ ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रयोग करती हैं। मैनेजर मेक पॉलिसीज़ विद देयर हेल्प, मैनेजर अपनी पॉलिसीज़ इसकी हेल्प से ही बनाते हैं। हेल्पफुल इन इंटरनेशनल ट्रेड, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी है, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अगर कोई भी समस्याएं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन्हें भी सॉल्व करने में हेल्प करती है। तो यहाँ आपका फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो जाता है, इसे आप कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।